हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर। ये मेरा तीसरा लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट रिसर्च मेथोलॉजी। दो लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस सब्जेक्ट पे एंड दिस इज माय थर्ड लेक्चर वीडियो। तो चलिए जल्दी से एक बार मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि जो पिछले दो लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो पिछले जो दो लेक्चर वीडियोस हैं उसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं अबाउट रिसर्च। रिसर्च का क्या मतलब होता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, रिसर्च मेथड एंड रिसर्च मेथोलॉजी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एंड लास्ट लेक्चर में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, दैट वाज टाइप ऑफ रिसर्च। रिसर्च कितने टाइप की होती है ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। और एक बात बता दूं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे जरूर करके जाइएगा एग्जाम में। एंड आज के लेक्चर में भी जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इवन इन सारे ही टॉपिक में मैं कहूंगी ये दो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, एक रिसर्च प्रोसेस एंड एक टाइप ऑफ रिसर्च। एंड रिसर्च की मीनिंग तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च का प्रोसेस क्या है, ठीक है। हमने ये तो समझ ली रिसर्च क्या होती है, कितने टाइप की होती है, लेकिन रिसर्च करने में कौन से सीक्वेंस ऑफ स्टेप, यानी क्या स्टेप, क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है किसी भी रिसर्च को करने में, ठीक है। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखिए जब जब आप बीबीए करते हैं तो बीबीए के लास्ट ईयर में जब आप जाते हैं उससे पहले आपको एक रिसर्च रिपोर्ट सबमिट करनी होती है ना। लास्ट ईयर में आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, रिसर्च रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। ऐसी एमबीए की भी मैं बात करूं तो एमबीए में भी आपको एक रिसर्च रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। तो वो रिसर्च आप तब कर पाएंगे व्हेन यू नो द प्रोसेस, जब आपको रिसर्च का प्रोसेस पता होगा, कितने टाइप की रिसर्च होती है, रिसर्च होती क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी बातें क्लियर होंगी तभी तो आप वहां पे प्रोजेक्ट बना पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूंगी ये सब्जेक्ट ही काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये जो रिसर्च प्रोसेस जो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वो तो काफी इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए, ये है डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। ये वो डिफरेंट टाइप की रिसर्च है और मैं मार्क कर रही हूँ इसको काफी इंपॉर्टेंट, तो इस पिछला लेक्चर वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एंड आज हम इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं रिसर्च का प्रोसेस क्या है, ठीक है। रिसर्च का प्रोसेस, रिसर्च करनी है ये तो समझ में आ गया, बीबीए में भी करनी होती है रिसर्च, एमबीए में भी करनी होती है, आगे पीएचडी करेंगे तो रिसर्च होगी, ठीक है। बट रिसर्च करेंगे कैसे, क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉलो करेंगे। तो रिसर्च प्रोसेस क्या है, इट्स अ सीरीज ऑफ एक्शन, या कह लीजिए सीरीज ऑफ स्टेप जो जरूरी है टू कैरी आउट द इफेक्टिव रिसर्च। यानी सही रिसर्च करने के लिए जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं उसी को कहा जाता है रिसर्च प्रोसेस, ठीक। अब ये यहाँ पे कुछ स्टेप है जो मैंने बताए हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है, अभी इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे केवल आपको एक डायग्राम के थ्रू वो स्टेप बता रही हूँ। सबसे पहला जो स्टेप होता है रिसर्च प्रोसेस में, दैट इज डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन की जाती है। दूसरा क्या है, रिव्यू कॉन्सेप्ट थ्योरी एंड प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग, उनको रिव्यू किया जाता है। तीसरा है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। चौथा है डिजाइनिंग रिसर्च, डिजाइन ऑफ रिसर्च, ठीक। पांचवा है कलेक्टिंग द डेटा। छठा है एनालाइजिंग द डेटा। एंड सेवेंथ स्टेप है इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। तो ये 7 सिंपल से स्टेप हैं। तो इन्हीं को चलिए डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स होते हैं। और एक बात और है कि ये जितने भी स्टेप्स मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, दीज स्टेप्स आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। ये जो स्टेप्स हैं ये काफी कुछ इंटर रिलेटेड है, ठीक है। और एक बात है कि काफी कुछ रिसर्च पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, एक चीज है कि ये जो रिसर्च का जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पे शो किया है, कोई जरूरी नहीं है कि रिसर्चर एकदम स्ट्रिक्टली यही सीक्वेंस फॉलो करे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, ये डिपेंड अपॉन हिज एरिया ऑफ रिसर्च। रिसर्चर का एरिया ऑफ रिसर्च क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, इस पर डिपेंड करता है। उसका इंटरेस्ट एरिया क्या है, रिसर्च का टॉपिक क्या है, इस पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा इन सीक्वेंस पे वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। बाकी बेसिक सिंपल स्टेप यही है, एग्जाम में आपको यही लिखना है, ठीक है। चलिए तो अब हम एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है रिसर्च प्रोसेस का, दैट इज फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। जिस टॉपिक पे हमें रिसर्च करनी है सबसे पहले हमें वो टॉपिक तो क्लियर होना चाहिए ना। बीबीए में या एमबीए में जब आप रिसर्च प्रोजेक्ट बनाएंगे या आगे चल के पीएचडी अगर करते हैं तो सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना आपका टॉपिक क्या है, रिसर्च की प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रिसर्चर हैज टू फाइंड आउट, हैज टू सिंगल आउट द प्रॉब्लम ही वांट्स टू स्टडी।
जो रिसर्चर किस टाइप की प्रॉब्लम को स्टडी करना चाहता है, ठीक है, रिसर्चर किस टाइप की प्रॉब्लम को स्टडी करना चाहता है, सबसे पहले ये फाइंड आउट किया जाता है। रिसर्चर का जर्नल एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किस सब्जेक्ट मैटर पे वो और ज्यादा इंक्वायरी करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, सबसे पहले वो फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, सबसे पहले ये फाइंड आउट किया जाता है। ठीक, जनरली जो रिसर्च होती है वो दो टाइप की होती है। पहली रिसर्च क्या है, दोज विच रिलेटेड टू स्टेट ऑफ नेचर, यानी पहली टाइप की रिसर्च वो होती है जहां पे जो चीज जैसी है, स्टेट ऑफ नेचर यानी जो चीज जैसी है उसको डिस्क्राइब करना। ठीक है, एक ये रिसर्च होती है। दूसरे टाइप की रिसर्च होती है जहां पे हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बजट जब आता है, बजट की जो न्यूज आती है, ठीक है, एंड स्टॉक मार्केट में जो वोलेटिलिटी आती है, स्टॉक मार्केट में जो वोलेटिलिटी, ठीक है, मार्केट जो बहुत ऊपर नीचे होता है, तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, ये तो मैंने केवल एक एग्जांपल बताया है। तो इस टाइप की स्टडी की रिलेशनशिप की स्टडी करना, ये होता है एक टाइप का रिसर्च। ठीक है, तो रिसर्च जनरली दो टाइप की होती है, या तो हम स्टेट ऑफ नेचर सिंपली डिफाइन कर रहे होते हैं, या रिलेशनशिप किसी भी दो वेरिएबल के बीच में, चाहे डिमांड या प्राइस के बीच में, या कोई भी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो रिसर्च दो टाइप की होती है। ठीक है, तो रिसर्च की जो प्रॉब्लम है उसको फॉर्मुलेट करने में दो स्टेप करना होता है। कौन से दो स्टेप, सबसे पहले तो रिसर्च की जो प्रॉब्लम है उसको थॉरोली क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड, समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक, और फिर उस प्रॉब्लम को सिंपल क्लियर लैंग्वेज में, एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल क्लियर लैंग्वेज में रीफ्रेस करना, यानी उसको लिखना कि आप रिसर्च में क्या स्टडी करने वाले हैं। रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल, कोई भी दो वेरिएबल, ठीक है, उनके बीच में रिलेशनशिप स्टडी करना है कि नेचर ऑफ प्रॉब्लम करना है। ठीक है, नेचर ऑफ सॉरी स्टेट ऑफ नेचर, यानी जो जो चीज जैसी है उसको वैसा डिफाइन करना है। तो किस टाइप की रिसर्च है, ठीक है, वो सबसे पहले डिफाइन करना होता है, रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है। और एक बात बता दूं, बहुत अच्छा तरीका, द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, सबसे अच्छा तरीका अपनी रिसर्च की प्रॉब्लम को समझने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, टू डिस्कस विद योर कलीग्स, आपके जो कलीग्स हैं, ठीक है, या जो भी उस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, जो भी उस फील्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे डिस्कस करें। ठीक है, इससे बहुत आइडिया मिलता है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो टीचर्स हैं, ठीक है, जो आपके गाइड हैं या जो आपके कलीग्स हैं, उनके साथ डिस्कस करें, इससे रिसर्च की प्रॉब्लम और ज्यादा क्लियर होती है। कोई भी काम करने से पहले हमें ये तो समझना चाहिए ना, हमें करना क्या है, प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों कर रहे हैं। तो वही है सबसे पहला पॉइंट, कि फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, ये सबसे पहला स्टेप है जिसमें हम रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, एरिया, किस एरिया पे रिसर्च करेंगे ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो यही सबसे पहला स्टेप है, फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। अगला जो स्टेप है दैट इज एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू। एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू, तो एक बार जब प्रॉब्लम फॉर्मुलेट हो गई, ठीक है, एक बार जब प्रॉब्लम फॉर्मुलेट हो गई, सपोज करिए हमने अपना टॉपिक लिया है कि हम ये जो बजट की जो न्यूज आती है इसका स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, बजट की जो न्यूज आती है इसका स्टॉक मार्केट पे, ठीक है, शॉर्ट में लिखती हूँ, स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, सपोज करिए ये हमारी प्रॉब्लम है, इसकी हमें स्टडी करनी है। ठीक, तो एक बार प्रॉब्लम फॉर्मुलेट हो गई, उसके बाद क्या किया जाता है, एक ब्रीफ समरी लिखी जाती है। ठीक, अब ब्रीफ समरी लिखी जाएगी, ठीक है, लेकिन वो समरी कहां से लिख पाओगे, जब आपको उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ जानकारी है, कुछ नॉलेज है, तभी लिख पाएंगे ना। तो उसके लिए बहुत जरूरी है लिटरेचर रिव्यू करना, लिटरेचर रिव्यू करना, या जिसको कहते हैं लिटरेचर सर्वे करना। इसमें क्या है कि ऑलरेडी इस टॉपिक पे अगर कोई बुक्स लिखी गई हैं, गवर्नमेंट की कुछ रिपोर्ट्स है, कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, एकेडमिक जर्नल वगैरह है, तो आप उसको रिफर करेंगे, आप उसको पढ़ेंगे कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या क्या उनकी फाइंडिंग्स थी, वो सब आप सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में क्या किया, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया। दूसरे स्टेप में क्या किया कि इससे पहले उस टॉपिक पे अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है, किताबों में, जर्नल में, मैगजीन में, गवर्नमेंट की रिपोर्ट में, कॉन्फ्रेंसेस की प्रोसीडिंग में कुछ भी इंफॉर्मेशन है तो उसको पढ़ना, उसकी समरी बनाना। ठीक, और उसके लिए ये जो सर्च इंजन है, आप जो लिटरेचर रिव्यू करेंगे उसके लिए आप सर्च इंजन, गूगल वगैरह जो सर्च इंजन है वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड स्पेशली जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, जो रिसर्च कर रहे होते हैं, उनके लिए गूगल स्कॉलर करके एक है। ठीक है, गूगल नहीं, गूगल स्कॉलर्स पे आप सर्च कर सकते हैं, ये वो सर्च इंजन है जो स्पेशली रिसर्च स्कॉलर्स के लिए है, गूगल स्कॉलर उसका नाम है।
तो यहाँ पे आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी अगर पहले कुछ फाइंडिंग्स है तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तीसरा स्टेप देखते हैं। तीसरा स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस। अब तीसरा स्टेप ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपने एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू कर लिया, ठीक है, तो अब आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा कि आपकी प्रॉब्लम, आप जिस टॉपिक पे रिसर्च करने वाले हैं वो क्या है, काफी कुछ समझ में आ गया होगा। और इससे पहले इस टॉपिक पे अगर कुछ काम हुआ है तो उसकी फाइंडिंग्स क्या है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, आप हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे। हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हाइपोथेसिस क्या होता है। तो हाइपोथेसिस पे वैसे मैं एक आगे चल के है, अभी तो हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इस पे एक सेपरेट वीडियो बनेगा आगे। लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस इज द अजम्पशंस। हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस अजम्पशन है या कह लीजिए सपोजिशन है, विच क्या, विच टू बी प्रूव और डिसप्रूव। हाइपोथेसिस वो अजम्पशंस होते हैं जिन्हें रिसर्च में प्रूव या डिसप्रूव करना होता है, तो उनको कहा जाता है हाइपोथेसिस। ठीक, देखिए जो रिसर्च होती है ना उसका एक प्रोसेस होता है, उसमें पहले से कुछ सपोज करके चला जाता है, कुछ अज्यूम करके चला जाता है। तो सपोज करिए अज्यूम करके चला जा रहा है कि हाँ बजट की न्यूज का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट पे। ठीक है, तो ये अजम्पशन है, तो दिस इज हाइपोथेसिस। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या होता है, अजम्पशन होता है जिसको रिसर्च में टेस्ट किया जाता है कि ये हाइपोथेसिस जो अजम्पशन हमने लिया है ये सही है कि नहीं है। ठीक, तो हाइपोथेसिस या कह लीजिए वर्किंग हाइपोथेसिस भी इसे कहते हैं। तो वर्किंग हाइपोथेसिस होता क्या है, इट इज अ टेंटेटिव एजम्पशन। ये एक तरीके का एजम्पशन होता है विच इज मेड इन ऑर्डर टू ड्रॉ आउट द टेस्ट इट्स लॉजिकल और इंपेरिकल कॉन्सिक्वेंस। तो वर्किंग हाइपोथेसिस वो अजम्पशंस है, वो कह लीजिए सपोजिशन है जो लिया जाता है रिसर्च में और उसको टेस्ट किया जाता है कि सही है कि नहीं है। हाइपोथेसिस लेने का फायदा ये होता है कि हाइपोथेसिस से हमारा कह लीजिए फोकस डेवलप हो जाता है। हम रिसर्च में, देखिए रिसर्च में जो एरिया है वो तो बहुत वाइड है, तो हम सब सारे टॉपिक पे तो नहीं कर सकते ना, बट हाइपोथेसिस बिल्ड होने से क्या होगा, अब हम केवल बजट की जो न्यूज है और स्टॉक मार्केट इसी पे फोकस करेंगे। तो हाइपोथेसिस जो होता है ये हमारा हमें राइट ट्रैक पे कह लीजिए रखने में बहुत हेल्पफुल होता है। ये हमारा जो एरिया ऑफ फोकस है वो बढ़ा देता है, फोकस कर देता है अटेंशन को। ठीक है, तो दिस इज द पर्पस ऑफ हाइपोथेसिस। एंड हाइपोथेसिस डेवलपमेंट से ये भी हमें समझ में आ जाता है कि हमें अपनी रिसर्च के लिए किस टाइप का डेटा कलेक्ट करना है, और जो डेटा एनालिसिस के लिए हमें मेथड कौन सा यूज करना है इसके बारे में भी हमें आइडिया लग जाता है अपने हाइपोथेसिस को देख के। एंड हाइपोथेसिस शुड बी वेरी स्पेसिफिक। हाइपोथेसिस बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, क्योंकि हाइपोथेसिस को ही आपको टेस्ट करना है। ठीक, चलिए तो ये समझ में आ गया तीसरा स्टेप, डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी जुलाई 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये आप मेरे सेकंड चैनल पे देख रहे हैं। मेरा पहला चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, जिसमें ये सारे सब्जेक्ट, ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है। 700 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स आज की तारीख तक मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये सब मैंने आपके लिए किया है। एंड मेरा पहला चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास और दूसरा चैनल पूजा सिंह के नाम से है। दोनों ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोनों ही चैनल पे आपको कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके नोट्स मिल जाएंगे, लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, एंड प्लीज अगर लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर। ठीक, एंड अगर आपको मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर से आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा स्टेप। रिसर्च प्रोसेस में चौथा स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप क्या था, प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या था, लिटरेचर रिव्यू कर लिया, यानी इससे पहले इस पे जो भी काम हुआ है वो सब देख लिया। ठीक है, बुक्स वगैरह रेफर कर ली, जर्नल रेफर कर लिए। तीसरा स्टेप क्या है, हाइपोथेसिस डेवलप किया। ठीक है, हाइपोथेसिस क्रिएट किया। चौथा स्टेप, अब आ जाइए चौथे स्टेप पे। चौथा स्टेप क्या है, प्रिपेयर द रिसर्च डिजाइन। अब रिसर्च की डिजाइन क्रिएट करना है, प्रिपेयर करना है। डिजाइन मतलब क्या होता है, डिजाइन मतलब होता है स्ट्रक्चर, ढांचा। आप जो रिसर्च करेंगे तो क्या प्रोसेस, क्या कह लीजिए किस फ्रेमवर्क के अंदर काम करेंगे। ठीक है, वैसे रिसर्च डिजाइन का भी एक सेपरेट वीडियो आगे चल के बनाऊंगी। आप देखेंगे बहुत तरीके की रिसर्च डिजाइन होती है, जैसे फॉर्मल डिजाइन होती है, इनफॉर्मल डिजाइन होती है,
रेंडमाइज डिजाइन होती है, ठीक है, लैटिन स्क्वायर डिजाइन होती है, तो अलग अलग टाइप की रिसर्च की डिजाइन होती है। तो बेसिकली ये जो डिजाइन होती है ये एक कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर होती है, जिस स्ट्रक्चर में रहकर आप अपनी रिसर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिसर्च डिजाइन, ठीक है। एंड एक सही रिसर्च डिजाइन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी रिसर्च डिजाइन सही है तो उसमें बायसनेस के चांसेस मिनिमम होंगे, और आपका जो डेटा होगा दैट वुड बी रिलायबल, वो डेटा रिलायबल होगा, उसको कलेक्ट करने में, उसको एनालाइज करने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप ऑप्टिमम एफर्ट यानी बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, ऑप्टिमम यानी सही एफर्ट, टाइम एंड खर्चा आपका आएगा अगर आपकी डिजाइन प्रॉपर है तो, अगर आपने सही रिसर्च डिजाइन यूज किया तो। अगर रिसर्च डिजाइन आपकी सही नहीं है तो खर्चा बहुत ज्यादा आएगा, टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा, एफर्ट भी बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। बट अगर रिसर्च डिजाइन सही है तो ऑप्टिमम एफर्ट, टाइम एंड एक्सपेंडिचर में रहते हुए आप अपनी रिसर्च कर लेंगे, ठीक है। एंड रिसर्च डिजाइन एप्रोप्रिएट, मतलब एप्रोप्रिएट यानी सही जो रिसर्च डिजाइन है वो किस बात पे डिपेंड करती है, ठीक है, आपकी जो रिसर्च है उसकी रिसर्च डिजाइन क्या होगी, वो किस बात पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, यानी आप जो इन्फॉर्मेशन डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं उसका क्या क्या तरीका है, रिसर्चर की स्किल क्या है, कितना टाइम उसके पास अवेलेबल है, और खर्चा कितना वो रिसर्चर कर सकता है, इसके बेसिस पे रिसर्च डिजाइन डिसाइड की जाती है, ठीक है। आप अपनी रिसर्च में कौन सी डिजाइन यूज करेंगे ये डिपेंड करता है कि आप इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, आपकी स्किल क्या है, आप वो रिसर्च डिजाइन समझ पा रहे हैं कि नहीं, कितना टाइम है आपके पास और कितना पैसा है, ठीक है, कितना फाइनेंस अवेलेबल है उस प्रोजेक्ट के लिए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के रिसर्च डिजाइन की जाती है, ठीक। ये हो गया चौथा स्टेप। चौथा स्टेप क्या हो गया, डिजाइन। यहां तक समझ में आ गया। चलिए पांचवा स्टेप। अब पांचवा स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पे मैं सेपरेट वीडियो पहले भी बना चुकी हूं। पांचवा स्टेप क्या है, डिटरमाइनिंग द सैंपल डिजाइन। डिटरमाइनिंग द सैंपल डिजाइन, ठीक। देखिए सबसे पहले तो ये समझना होगा सैंपल क्या होता है। देखिए एक होता है यूनिवर्स, ठीक है, या कह लीजिए होल पॉपुलेशन, जितने भी आइटम है, ठीक है, अंडर द स्टडी, आपकी स्टडी में जितने भी आइटम्स आते हैं वो क्या होता है, यूनिवर्स, उसको कहा जाता है यूनिवर्स है, या कह लीजिए पॉपुलेशन है, ठीक है। सपोज करिए मैं ग्रेटर नोएडा की जैसे हूं, तो ग्रेटर नोएडा में आप कुछ स्टडी करना चाह रहे हैं कि कस्टमर परसेप्शन रिगार्डिंग एलजी प्रोडक्ट, एग्जाम्पल लेते हैं, एलजी प्रोडक्ट, एलजी जो कंपनी है उसके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कस्टमर परसेप्शन लेना चाह रहे हैं ग्रेटर नोएडा सिटी में, ठीक। तो जो ग्रेटर नोएडा की जो पूरी पॉपुलेशन है, ठीक है, हर पर्सन को मिला के जो पूरी पॉपुलेशन है वो क्या बनता है, उसे कहते हैं यूनिवर्स या कहते हैं पॉपुलेशन। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि आप ग्रेटर नोएडा में लाखों की पॉपुलेशन है, ठीक है, क्या ये पॉसिबल है कि आप हर एक पर्सन, कोई पर्सन मिस ना हो, हर एक पर्सन से जाके आप बात कर पाएंगे, उससे क्वेश्चनर भरा पाएंगे या उसे टेलीफोन पे फीडबैक ले पाएंगे, क्या ये पॉसिबल है, जनरली प्रैक्टिकली ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाता है, इसलिए कॉन्सेप्ट आया सैंपल का। सैंपल यानी पूरी पॉपुलेशन को नहीं कंसीडर किया जाएगा, ओनली फ्यू आइटम इज सिलेक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स, पूरी पॉपुलेशन में से हम कुछ फ्यू आइटम सिलेक्ट करेंगे और उस पे अपनी रिसर्च करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसे जनरलाइज करेंगे, ठीक है। जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल जो मैं हमेशा देती हूँ दैट इज ब्लड सैंपल। आपको अगर अपने ब्लड में ब्लड टेस्ट कराना है, ठीक है, तो ब्लड टेस्ट कराना है यानी पूरे बॉडी का जो पूरा ब्लड है, क्या पूरा ब्लड दे देते हैं टेस्टिंग के लिए, नहीं, ऐसे तो नहीं करते ना। ब्लड का क्या होता है, ब्लड का सैंपल, ठीक है, ब्लड का एक थोड़ा सा मतलब एक सैंपल लिया जाता है और उस पर टेस्ट किया जाता है कि विटामिन डी या सीबीसी या हीमोग्लोबिन, जो भी टेस्ट करना है वो ब्लड के छोटे से सैंपल पे टेस्ट किया जाता है ना, और उसके बेसिस पे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है। और वो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट क्या की जा रही है, जनरलाइज की जा रही है, ठीक है। तो ऐसे ही रिसर्च में भी होता है कि पूरे यूनिवर्स को कंसीडर करना अपनी रिसर्च में ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम, बहुत एफर्ट, बहुत पैसा लगेगा, तो इसलिए पूरी यूनिवर्स से कुछ फ्यू आइटम सिलेक्ट किए जाते हैं जिसे कहा जाता है सैंपल, ठीक। अच्छा जनगणना होती है, जनगणना, ठीक है, 10 साल में एक बार होती है ना जनगणना। उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट कराती है जनगणना जिसमें पॉपुलेशन मतलब काउंट की जाती है, ठीक है। तो उसमें तो गवर्नमेंट कितना फंड लगा रही है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कितनी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, उसमें समय भी बहुत लगता है। तो जनगणना में पॉसिबल है, बाकी किसी इंडिविजुअल रिसर्चर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पूरी पॉपुलेशन को कंसीडर करते हुए रिसर्च करे। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट आया था सैंपल का, ठीक है। एंड सैंपल डिजाइन क्या होती है, इस स्टेप, ये जो अगला पांचवा स्टेप है, इसमें क्या किया जा रहा है, सैंपल डिजाइन की जा रही है, यानी पूरे यूनिवर्स में से आप कैसे सैंपल को सिलेक्ट करेंगे। एक बार स्क्रीन को क्लियर कर रही हूं, पूरी यूनिवर्स जो है
पूरी यूनिवर्स या कह लीजिए पूरी पॉपुलेशन जो है, जैसे ग्रेटर नोएडा की जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें से आपको सिलेक्ट करना है ना सैंपल और उस पर अपनी रिसर्च करनी है, तो ये सैंपल आप किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, इसी को कहा जाता है सैंपल डिजाइन। सैंपल डिजाइन क्या है? द वे ऑफ सिलेक्टिंग अ सैंपल, यानी किस तरीके से आप सैंपल सिलेक्ट करेंगे उसी को कहा जाता है सैंपल डिजाइन। तो सैंपल डिजाइन क्या है? ये एक डेफिनेट प्लान है जिसके तहत डिटरमाइन किया जाता है बिफोर एक्चुअली कलेक्टिंग द डेटा, यानी डेटा को एक्चुअली में कलेक्ट करने से पहले ये डिटरमाइन किया जाता है कि हाउ द सैंपल विल बी टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन, कैसे इस सैंपल को पॉपुलेशन में से लिया जाएगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सैंपल डिजाइन। ठीक, अब ये जो सैंपल होता है ये दो टाइप का होता है। खैर सैंपल पे एक सेपरेट वीडियो में आगे चल के बनाऊंगी, ठीक है, वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सैंपल दो टाइप का होता है, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैंपल और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। वैसे जब मैं स्टैट्स पढ़ा रही थी, ठीक है, अपने फर्स्ट चैनल पे जब मैं स्टैट्स पढ़ा रही थी तो वहां पर भी ये सैंपल का कॉन्सेप्ट आया था, तो वहां मैं डिटेल में बता चुकी हूँ कि सैंपल क्या होता है। दो टाइप का होता है, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैंपल और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। देखिए नाम क्या है, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना। तो प्रोबेबिलिटी सैंपल क्या होता है? वो सैंपल जहां पे हर एलिमेंट के सिलेक्ट होने की क्या हो, नोन प्रोबेबिलिटी हो, यानी कोई भी एलिमेंट इस सैंपल में आएगा कि नहीं आएगा उसकी जो संभावना है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज नोन। ठीक है, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल क्या है? वो सैंपल जिसमें कोई भी एलिमेंट उस सैंपल में आएगा कि नहीं आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अननोन, दैट इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल भी हैं जो हम आने वाले लेक्चर में डिटेल में एक एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी सैंपल का एग्जाम्पल क्या है? सिंपल रैंडम सैंपल, सिस्टमैटिक सैंपलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का एग्जाम्पल क्या है? कन्वीनियंस सैंपलिंग, जजमेंट सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग। ठीक है, तो अभी मैं आपको केवल नाम बता रही हूँ, एक सेपरेट वीडियो में इन सारी सैंपलिंग के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। अभी क्योंकि हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो केवल इतना जान लीजिए कि पांचवा स्टेप क्या है, सैंपल डिजाइन डिटरमाइन करना, यानी किस तरीके से व्हाट विल बी द वे टू सिलेक्ट अ सैंपल, यानी सैंपल सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा। ठीक है, पांचवा स्टेप हो गया। तो यहाँ पे देखिए भाई पांचवा स्टेप है, दो तरीके की होती है, प्रोबेबिलिटी सैंपल, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। ठीक, प्रोबेबिलिटी में ये चार आते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी में ये तीन आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा स्टेप, छठा स्टेप अब क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। हमने सैंपल पता कर लिया पूरी पॉपुलेशन में से, ठीक है, हमने ये सैंपल पता कर लिया कि इनसे हमें डेटा कलेक्ट करना है, लेकिन हाउ द डेटा विल बी कलेक्टेड, अब किस तरीके से डेटा कलेक्ट होगा। तो एक बात पहले बता देती हूँ कि डेटा दो टाइप का होता है। वैसे आने वाले लेक्चर्स में डेटा पे भी एक सेपरेट वीडियो बनेगा। ठीक है, डेटा दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो फर्स्ट हैंड डेटा होता है, जो पहली बार कलेक्ट किया जा रहा है, दैट इज प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या है, यानी जो ऑलरेडी पहले कोई कलेक्ट कर चुका है, जैसे जो बुक्स में जो डेटा है, जो वेबसाइट्स में जो डेटा है, मैगजीन में, जर्नल में जो डेटा है, दैट इज सेकेंडरी डेटा, कोई पहले कलेक्ट कर चुका है, आप उसको अपनी रिसर्च में यूज कर रहे हैं, तो दैट इज सेकेंडरी डेटा। ठीक, अब ये जो प्राइमरी डेटा है, दिस कैन बी कलेक्टेड, ये जो प्राइमरी डेटा है दिस कैन बी कलेक्टेड इधर थ्रू, अब ये जो प्राइमरी डेटा है ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी कलेक्ट किया जा सकता है एंड सर्वे के थ्रू भी कलेक्ट किया जा सकता है। और अगर प्राइमरी डेटा सर्वे के थ्रू कलेक्ट किया जा रहा है तो इनमें से कोई भी मेथड यूज किया जा सकता है। पहला क्या है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्व करके, या पर्सनल इंटरव्यू लेके डेटा कलेक्ट किया जाता है, या टेलीफोन पे भी तो फीडबैक लिया जाता है, टेलीफोन से इंटरव्यू कंडक्ट किया जा सकता है, या फिर जो क्वेश्चनर्स होते हैं, क्वेश्चनर तो देखा होगा ना, एक मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसमें कस्टमर से या एम्प्लॉय से जो भी है उनसे, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, यस नो या इस तरह से आपको आंसर करना होता है, तो क्वेश्चनर होते हैं जो फिल कराने होते हैं, तो इस तरीके से भी डेटा मतलब कलेक्ट किया जाता है एंड थ्रू शेड्यूल, और शेड्यूल के थ्रू भी। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, बट इनमें से कौन सा तरीका यूज किया जाएगा ये डिपेंड करता है कि रिसर्चर के पास कितना टाइम अवेलेबल है, रिसर्चर कितना खर्चा कर सकता है एंड रिसर्चर के पास दूसरे रिसोर्सेज कितने हैं। तो उसके बेसिस पे रिसर्चर डिसाइड करता है कि क्या डेटा कलेक्शन का मेथड यूज करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्टेप है, ठीक है, वो क्या है, दैट इज एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। अगला स्टेप है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। अब फाइनली क्या होगा, रिसर्चर क्या करेगा, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगा इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड टाइम। उसने ये डिसाइड कर लिया कि डेटा कैसे कलेक्ट होना है, उसने ये डिसाइड कर लिया कि सैंपल डिजाइन कैसे कौन सी होगी, ठीक है, सब कुछ डिसाइड कर लिया ना, अब उसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है।
काम डिसाइड करने से तो काम नहीं हो जाएगा ना, काम को क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जीक्यूट करना होगा। तो एग्जीक्यूट हो टाइमली, ठीक है, एंड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो ये इस स्टेप में क्या होता है, रिसर्चर ये देखता है कि जो प्रोजेक्ट है अब वो टाइमली एंड सिस्टमैटिक मैनर में एग्जीक्यूट हो। और रिसर्चर ने अगर किसी पर्सन को अपॉइंट किया हुआ है डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो केयरफुली मतलब उसको ट्रेन करे किस तरीके से डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है, और उस पर वॉच रखे कि टाइमली सारी चीजें हो जाए। तो दिस इज द सेवेंथ स्टेप। अब एट्थ स्टेप क्या है, डेटा कलेक्ट हो गया, अब क्या करना है, डेटा को एनालाइज करना है। डेटा कलेक्ट होने के बाद क्या करना होगा, डेटा को एनालाइज करना होगा, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ डेटा में क्या होता है, अब देखिए रॉ डेटा मार्केट से कलेक्ट हुआ है, ठीक है, जो आपने जिस पर्सन को रखा था डेटा कलेक्ट करने के लिए, वो एक एक पर्सन के पास गया, ठीक है, कस्टमर के पास गया, उसने क्वेश्चनर भरवाए, ठीक है, सारी मेहनत की। तो वो जो डेटा कलेक्ट हुआ है दैट इज रॉ डेटा, रॉ डेटा कलेक्ट हुआ है, ठीक है। अब उस डेटा को प्रोसेस करना है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं। डेटा की कोडिंग की जाती है, एडिटिंग की जाती है, टैबुलेशन किया जाता है, और कुछ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस उस डेटा से ड्रॉ किए जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब है एनालिसिस ऑफ डेटा, ठीक। और फिर उसके बाद क्या होता है, तो ये होता है एनालिसिस ऑफ डेटा। एंड उसके बाद क्या किया जाएगा, एनालिसिस ऑफ डेटा के बाद किया जाएगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जो हाइपोथेसिस लिया था ना हमने तीसरे स्टेप में, हाइपोथेसिस लिया था ना, हाइपोथेसिस मतलब अजम्पशन। हमने अपनी रिसर्च के रिगार्डिंग कुछ अजम्पशन लिया था, मैंने बताया था ना एग्जाम्पल की, बजट की न्यूज का इम्पैक्ट है कि नहीं स्टॉक मार्केट पे, है तो कितना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या डायरेक्ट रिलेशन है इनडायरेक्ट है। तो ये हमने हाइपोथेसिस लिया था ना, ये सब मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, इनमें से कोई भी हाइपोथेसिस हो सकता है, ठीक है। हाइपोथेसिस लिया था, तो अब अगला स्टेप क्या है, एनालिसिस ऑफ डेटा में उस हाइपोथेसिस की जाएगी टेस्टिंग, ठीक। अब ये टेस्टिंग कैसे की करेंगे, तो टेस्टिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बहुत सारे टेस्ट दिए गए हैं। कौन कौन से टेस्ट हैं, काई टेस्ट है, टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, और भी कई टेस्ट हैं जो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जान लीजिए, एनालिसिस ऑफ डेटा के बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी। उसके बाद क्या होगा, जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। उसके बाद क्या होगा, जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन, यानी जो भी हाइपोथेसिस टेस्ट किया गया है, अब उसके बेसिस पे रिसर्चर क्या करेगा, जनरलाइजेशन, ठीक है, यानी एक थ्योरी बिल्ड करेगा। उसने देखा कि बजट की न्यूज का स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, उसने देखा पड़ रहा है इम्पैक्ट, ठीक है। तो उसके बेसिस पे अब रिसर्चर क्या करेगा, वो थ्योरी डेवलप करेगा। वो जो उसकी रिसर्च की फाइंडिंग है उसको जनरलाइज करेगा कि हमेशा ऐसा होता है कि बजट की न्यूज का स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक। एंड उसके बाद क्या होगा, जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब उसकी थ्योरी, ठीक है। इंटरप्रिटेशन मतलब जो भी उसने अपना रिपोर्ट में जो फाइंडिंग की है उसको इंटरप्रेट करना, यानी उससे क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, उसकी फाइंडिंग क्या है, इंटरप्रिटेशन यानी उससे समझ में क्या आ रहा है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है वो लिखना, वो मतलब समझना, ठीक। एंड आखिरी स्टेप क्या होता है, तो ये हो गया नाइन्थ स्टेप, जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन, यानी एक्सप्लेन करना। इंटरप्रिटेशन में एक्सप्लेन करना सिंपल टर्म में हिज फाइंडिंग। रिसर्चर अपनी जो भी फाइंडिंग है, जो भी उसकी रिसर्च रिपोर्ट से जो भी आउटपुट आया है उसको एक्सप्लेन करता है, ठीक। अब बताइए आखिरी स्टेप क्या होगा, आखिरी स्टेप क्या होगा, ये सारे काम हो गए रिसर्च प्रोसेस में, सारे काम हो गए, ठीक है। आखिरी में क्या करना होगा, आखिरी में ये सारी जो आपने मेहनत की है उसको कहीं लिखना होगा ना, अपनी आप थीसिस बनाएंगे, अपनी आप रिपोर्ट बनाएंगे। तो दिस इज द लास्ट स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, या कह लीजिए थीसिस। पीएचडी में बनती है थीसिस, ठीक है। तो आखिरी स्टेप यही है कि रिपोर्ट बनाया जाता है एंड थीसिस बनाई जाती है, ठीक, यानी राइटिंग ऑफ रिपोर्ट। इवन राइटिंग ऑफ रिपोर्ट एक सेपरेट चैप्टर है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा काम तो आपने बहुत अच्छे से कर लिया लेकिन रिपोर्ट अच्छी नहीं बनी तो सारी चीजें बेकार ना। तो इसलिए रिपोर्ट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर केयरफुली बहुत ध्यान से रिपोर्ट लिखी जाती है। एंड रिपोर्ट राइटिंग का एक प्रॉपर लेआउट है, इसके कुछ सेक्शन है जैसे इंट्रोडक्शन, समरी, मेन कंटेंट, कंक्लूजन। तो एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप है जो फॉलो किए जाते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में। ये एक सेपरेट चैप्टर है रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग शुड बी डन वेरी केयरफुली, प्रॉपर लेआउट है, फॉर्मेट है जिसे फॉलो किया जाता है, ठीक। तो ये सिंपल से स्टेप्स हैं रिसर्च रिपोर्ट में, ठीक। तो एग्जाम में आए क्वेश्चन तो आपको ये डायग्राम भी जरूर बनाना है। सबसे पहले आपने रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन की, फिर लिटरेचर रिव्यू किया, हाइपोथेसिस बनाया, रिसर्च डिजाइन बनाई, रिसर्च डिजाइन के बाद सैंपल डिजाइन भी बनाई, ठीक है। रिसर्च डिजाइन के अंदर आ जाता है सैंपल डिजाइन। सैंपल डिजाइन डिसाइड की, फिर डेटा को कलेक्ट किया, एनालाइज किया, इंटरप्रिटेशन किया, जनरलाइजेशन किया, एंड फाइनली रिपोर्ट
राइट की। ठीक है, तो ये सिंपल से स्टेप्स हैं रिसर्च प्रोसेस में। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।